गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप में जो टेस्ट डाला था वो अटेम्प्ट किया था बच्चों ने? सही है ना? वो फॉर्म और डालेंगे वैसे टेस्ट उसमें। अभी मैं आज उसका रिजल्ट आपको शेयर करूंगा। रिजल्ट मतलब उसकी रिस्पॉन्स की मेरे पास आ जाती है सारी, मेरे को पता चल जाता है किस बच्चे ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने नंबर है, सारे मेरे पास है। उसकी पीडीएफ बन जाती है, वो मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अपनी ईमेल आईडी से और अपने फोन नंबर से चेक कर लेना कि ये मेरे नंबर इतने इतने। वैसे तो दिखाई देता है लास्ट में वो सबमिट करने के बाद में किसके कितने सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पेपर आज या कल डल जाएगा। डीसी जनरेटर के पार्ट्स कल समझ में आ गए थे? जो मैंने बताए थे उसमें मैंने 3 पार्ट या 4 पार्ट आपको बताए थे। पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया था वो था प्राइम मूवर। प्राइम मूवर हिंदी में इसको बोलते हैं मूल गति उत्पादक। मूल गति उत्पादक या फिर बोल सकते हो प्राथमिक घूर्णक। प्राथमिक घूर्णक ये एक प्रकार का डीजल इंजन भी हो सकता है, कोई टरबाइन भी हो सकती है, या मोटर भी हो सकती है, जिसका काम होता है डीसी जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करना या यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। ये जितने भी अपने पास में होंगे उन सब की रेटिंग किस में ली जाती है? एचपी के अंदर ली जाती है। चाहे टरबाइन है तो रेटेड किस में होगी? एचपी के अंदर। मोटर है तो रेटेड किस में होगी? एचपी के अंदर। डीजल इंजन है तो रेटेड किस में होगा? एचपी के अंदर। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि प्राइम मूवर जो होता है वो एक ऐसी युक्ति है या यांत्रिक युक्ति है जो डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और इसकी रेटिंग किस में ली जाती है? एचपी के अंदर ली जाती है। एचपी का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 4 एचपी जो भी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी कैटेगरी में कौन कौन आता है वो मैंने आपको कल नाम लिखवा दिए थे। उतना ही काम है बस इसका। प्राइम मूवर का काम होता है जो जनरेटर है उसको प्राथमिक घूर्णन देना या यांत्रिक ऊर्जा देना। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट अपनों ने पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था स्टेटिंग पार्ट या स्टेशनरी पार्ट। क्या पढ़ा था अपनों ने? स्टेशनरी पार्ट, जिसमें वो भाग होते हैं जो स्थिर रहते हैं, या इसको ये भी बोल सकते हैं अपने स्थिर भाग। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर भाग या स्टेटिंग पार्ट, जो कि स्थिर रहते हैं, घूर्णन नहीं करते। और उसमें सबसे पहला भाग अपने क्या पढ़ते हैं? किसी भी मशीन की जो बाहरी आवरण होता है जिसको आप क्या बोलते हो? योक। क्या बोलते हैं? योक। ठीक है, उसके बाद में योक के ऊपर लगे होते हैं क्या? पोल्स। क्या लगे होते हैं? पोल्स। ठीक है, ये जो पोल्स हैं अपने पास में इनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पोल कोर और एक पोल शू के अंदर। ठीक है, ये जो भाग है ये पोल कोर है और इनके ऊपर अर्धवर्ताकार के क्या लगा दिए जाते हैं? शू लगा दिए जाते हैं। ये शू है अपने पास में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जूते की आकृति के जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा मिलकर ही क्या है अपने सामने? पोल है। क्लियर है चीज सभी को? पोल का काम देखो, पहले तो पोल जो जुड़े होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? योक के साथ में। कौन? किसके द्वारा? काउंटर बल्क स्क्रू के द्वारा। किसके द्वारा? काउंटर बल्क स्क्रू के द्वारा। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो पोल्स होते हैं वो योक के साथ काउंटर बल्क स्क्रू के द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्क्रू को बोलते हैं काउंटर बल्क स्क्रू। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। उसके बाद में जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग, वो कहां पर होती है? पोलों पर। फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है? पोलों पर। अब चाहे वो सीरीज है, शंट है, कंपनसेटिंग है, वो सारी किस पर होगी? पोलों के ऊपर होगी। ठीक है, और जो आपको ये शू दिखाई दे रहा है जनरेटर के अंदर, इसका काम होता है जो आपका फ्लक्स है उसको सकेंद्रित वितरित करना, यानी कि उनको वायु अंतराल में एक समान वितरित करना। किसका काम होता है? पोल शू का काम होता है। पोल शू का काम है फ्लक्स के लीकेज को कम करना और ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को वायु अंतराल में वितरित करना समरूप से। समझ में आ गई बात? या एक समान रूप से। ठीक है, उसके बाद में जब पोल अपने पास बन गए, पोलों के बाद में आती है फील्ड वाइंडिंग। क्या आती है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग इन्हीं पोलों पर यहां पर इस टाइप से स्थापित की जाती है, इस टाइप से। आगे बात समझ में? ये चाहे वो सीरीज है चाहे वो शंट है, वाइंडिंग हमेशा किस पर होती है? पोलों पर।
क्या डीसी मशीन जो होती है उसके स्टेटर भाग में खांचे कटे होते हैं? नहीं, खांचे कटे होते। उसके स्टेटर भाग में सीधी वाइंडिंग होती है। ऐसे कुंडली बनाई और एक पोल ऊपर लगा, फिर कुंडली लगाई, फिर दूसरा पोल नीचे लगा। कम से कम 2 पोल और ज्यादा से ज्यादा 8 पोल हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो पोल होगा वो मैंने यहां बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा पोल बन सकता है और यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग हो सकती है। इस प्रकार से ये अगर ये सीरीज में जोड़ना है तो यहाँ से सीधा ये जोड़ दो, तो ये किस में जुड़ जाएगी? सीरीज में। और पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई घूर्णन वाला भाग आया? अभी तक नहीं आया। उसके बाद में इस जनरेटर के ऊपर इस टाइप का आपको एक स्क्रू दिखाई देता है जिसको बोलते हैं आई बोल्ट। क्या बोलते हैं? आई बोल्ट। मशीन को उठाने का काम करता है। ठीक है, आई बोल्ट के बाद में जो आपके पास जनरेटर है उसके आगे और पीछे 2 प्लेटें होती है जिसको आप खोलकर रोटर को क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। उसको बोलते हैं एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? एंड प्लेट। 2 टाइप की होती है, एक होती है रियर और एक होती है फ्रंट। रियर का मतलब पीछे वाली बैक प्लेट और फ्रंट का मतलब आगे वाली प्लेट। फिर प्लेट अपनों ने पढ़ दी रियर वाली, तो उस पर लगी होती है क्या? रोकर आर्म। क्या लगी होती है? रोकर आर्म। पहली बात, रोकर आर्म बनी किसकी होती है? पोर्सलिन की। किसकी बनी होती है? पोर्सलिन की। दूसरी बात, ये मूवेबल होती है। मूवेबल समझते हो? घूम सकती है। ये वर्ताकार इसकी संरचना होती है और ये अपने स्थान से क्या कर सकती है? घूम सकती है। उसका कारण होता है कम्यूटेशन के दौरान या आर्मेचर रिएक्शन के दौरान एमएनए को सेट करना। ठीक है, इस प्रकार से बनी होती है ये रोकर आर्म। देखी हुई है क्या बच्चों की? इस प्रकार से बनी होती है ये। इस पर यहां पर लगे होते हैं बिल्कुल 180 डिग्री पर कार्बन के ब्रुश होल्डर। क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रुश के होल्डर, जो ज्यादातर किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रुश होल्डर लगे होते हैं और उन ब्रुशों के अंदर, ब्रुश होल्डरों के अंदर ऐसे पर अपने कार्बन ब्रुश लगा देते हैं। इस प्रकार से देखी हुई है किसी की ये चीज? ठीक है, ये रोकर आर्म है, इनके ऊपर ब्रुश होल्डर लगे हुए हैं। ब्रुश होल्डर में कौन लगते हैं? ब्रुश लगते हैं। अब वो कार्बन के हैं चाहे वो किसी भी चीज के हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो ब्रुश जो है वो अपने पास में 2 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। वो वाइंडिंग पर निर्भर करता है। अगर वेव वाइंडिंग है तो ब्रुश कितने होंगे? 2, और लेफ्ट वाइंडिंग है तो ब्रुश उसके हिसाब से चले जाएंगे। क्लियर है चीज सभी को? ठीक है, ये वाइंडिंग पार्ट हो गया अपने पास। ये इतने पार्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे कौन से पार्ट हैं? स्टेशनरी पार्ट हैं। अब इनको अपने डिटेल से लिखना है। योक किसका बना होता है? इसका काम क्या होता है? पोल किसके बने होते हैं? इसका काम क्या होता है? पोल शू किसके बने होते हैं? इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हेडिंग लगा ले आप स्थिर भाग में। प्राइम मूवर कल मैंने बता दिया था, उतना ही है। स्थिर भाग या स्टेटिंग पार्ट या स्टेटर, स्टेटर भाग बोलते हैं इसको। लिख दो इसमें, जनित्र का वह भाग जो, जनित्र का वह भाग जो घूर्णन नहीं करता है। जनित्र का वह भाग जो घूर्णन नहीं करता है, जनित्र का वह भाग जो घूर्णन नहीं करता है स्थिर भाग कहलाता है। उसके बाद लिखो दूसरा पॉइंट नंबर 1 योक। पॉइंट नंबर 1 योक या बॉडी, इसको भी बोल सकते हो आप लोग। देखो यह छोटी मशीनों में कास्ट आयरन व, यह छोटी मशीनों में कास्ट आयरन व बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। यह छोटी मशीनों में कास्ट आयरन व बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील का बना होता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे योक का कार्य होता है जनित्र को यांत्रिक
सुरक्षा प्रदान करना, जनित्र को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना तथा फील्ड के फ्लक्स का मार्ग पूरा करना, तथा फील्ड के फ्लक्स का मार्ग पूरा करना, फील्ड के फ्लक्स का मार्ग पूरा करना। बाहरी आवरण होता है, ठीक है। 2 नंबर पार्ट, पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। लिख दो इनमें पोल या ध्रुव। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे, डीसी मशीन में पोल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील के या सीधे कठोर लोहे के? किसके बनाते हैं? स्टील के बनाएंगे। अगर कठोर लोहे के बना देंगे तो वही बात हो जाएगी, धारणशीलता ज्यादा होने के कारण एक बार मैग्नेट बनते वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। फिर दोबारा मैग्नेटाइजेशन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं वो, तो इसलिए बनाते किसके हैं? सिलिकॉन स्टील का ही बनाते हैं, ठीक है। ये लिख दो पोल। 2 भाग होते हैं पोल के अंदर। पहले इधर देखो, ये ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं पोल योक। क्या कहते हैं? पोल योक। ये भाग किससे जुड़ा होता है? योक से जुड़ा होता है। और किसके द्वारा? काउंटर बल्क स्क्रू के द्वारा। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं पोल शू। इसको क्या बोलते हैं? पोल शू। ये इसी प्रकार की आकृति का होता है, और ये जो अपने पास है ये इस प्रकार की आकृति का जैसे मैंने बनाया है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, पता है क्या आपको? इसको पोल शू अलग होता है और पोल योक अलग होता है। इस पर भी यहां स्क्रू लगे होते हैं। उन स्क्रू को आप खोलकर पोल योक को पोल शू से क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। समझ में आ गई बात? वरना वाइंडिंग कैसे लगाओगे अगर ये अलग ही नहीं होगा तो? क्लियर है जी सभी को? इसको बाहर निकाल के फिर वाइंडिंग लगा देते हैं और फिर पोल शू को क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं स्क्रू के द्वारा, ठीक है। चलो लिखो इसमें पहले पोल लिखो। डीसी मशीनों में या मशीनों में, सीधा लिखो, डीसी में रहने दो। मशीनों में पोल सामान्यतः सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाए जाते हैं। और सिलिकॉन स्टील और लेमिनेशन का मतलब पता है? सिलिकॉन स्टील किस लिए? स्टेसिस को कम करने के लिए, और लेमिनेशन किसके लिए? एडी करंट्स के लिए। नॉर्मली तो अपने ये बोलते हैं कि पोलों के अंदर हिस्टेरेसिस और एडी करंट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती। लेकिन फ्लक्स चेंज होता है। यहां पर आर्मेचर का जो फ्लक्स बनेगा वो इसको क्या करेगा? चेंज करेगा। तो यहां पर अपने पास आर्मेचर के फ्लक्स के कारण आयरन लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पोल योक। पोल शू के अंदर लिखो, पहला लिखो पोल योक। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बने होते हैं। फिर लिखो पोल योक। ध्रुव का वह भाग जो योक से काउंटर बल्क स्क्रू से जुड़ा होता है। पोल योक होता है। फिर लिखो पोल शू। हिंदी में बोलते हैं ध्रुव जूते। आ जाता लिखा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध हिंदी में जूता लिखा सकता है। शू का मतलब जूते ही होते हैं ना। लिखो, निमी लैंग्वेज में जूते लिखे हैं इसको जब बोल रहा हूं मैं तो।
पढ़ना कभी निम्मी की बुक को, उसमें लिखा हुआ है। कई जगह तो लिखा हुआ है हिंदी में पोल शू, और कई जगह लिखा हुआ पोल जूते। ऐसे होते हैं जूते की आकृति के, अपने शू पहनते हैं ना अपने, उनकी आकृति के होते हैं। लिखो इसमें, इन्हें जूते की आकृति का बनाया जाता है, जूते की आकृति का बनाया जाता है। अर्धवर्त में होते हैं क्या, बताओ क्या मिले मुझे? अर्धवर्त होता है क्या? ये नहीं होते। अर्धवर्त का मतलब क्या होता है? 180। 180 का तो ये अर्धवर्त तो बनते ही नहीं। अर्धवर्त तो जब बनेगा तभी यहां तक आ जाएगा। अभी तो ये सिर्फ एक जीवा है, ऐसे अगर अपने बोलना चाहे तो एक जीवा कट्टी होती है ना छोटी सी, वो भाग होता है ये, ठीक है। लिखो इसमें, शू की आकृति का बनाया जाता है ताकि फील्ड फ्लक्स को वायु अंतराल में समरूप वितरित किया जा सके, ताकि फील्ड फ्लक्स को वायु अंतराल में समरूप वितरित किया जा सके। क्या कह रहा है? ये भी सिलिकॉनशील ही होते हैं। देखो भाई, समरूप वितरित का मतलब बता देता हूं आपको। वास्तव में पोल शू क्यों बनाए जाते हैं, उसका मेन रीजन बताता हूं आपको क्या होता है। अगर आप मान लो इस प्रकार के पोल बना देते हो, जैसे आपने मान लो ये पोल बनाया इस टाइप से, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस जगह पर क्या हो जाएगा, लीकेज। इस जगह पे क्या हो जाएगा, लीकेज। फ्लक्स का लॉस होगा या नहीं होगा? ठीक है। जब यहां पर फ्लक्स का लॉस होगा तो अपने देखो, कंडक्टर जब घूमता हुआ इस पोजीशन पर आएगा तो यहां पर उसको ईएमएफ कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर इस पोजीशन में भी आएगा घूमते हुए, इस पोजीशन पर भी आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, वो तो पूरे 360 पर घूमता है। जहां ये पोजीशन मिलेगी, यहां भी मिल सकती है, यहां भी मिल सकती है, और यहां 4 पोजीशन मिलेगी अपने को, क्योंकि एक पोल आपका यहां होगा और एक पोल आपका यहां होगा। तो जब कंडक्टर यहां पहुंचेगा तब उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास में जो एसी बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, देखो, स्टार्टिंग में इस प्रकार से बनेगी, फिर इस प्रकार से, फिर कम हो जाएगी, फिर ज्यादा बनेगी, फिर कम हो जाएगी। तो अपने को क्या मिलेगी, विरूपित एसी मिलेगी, क्योंकि फ्लक्स का एक समरूप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए, फ्रिंजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, फ्रिंजिंग प्रभाव होता है एक, पोलों के वायु अंतराल के अंदर फ्लक्स का लीकेज होना फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाता है। उस फ्रिंजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए पोलों को किसकी आकृति का बनाया जाता है, शू की आकृति का। अब देखो, इस लीकेज को कम करने के लिए यहां वाला गैप कम करना पड़ेगा अपने को, और उस गैप को कम करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, इस प्रकार से शू बना दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये शू जो है, यहां पर फ्लक्स लीकेज बहुत कम होने देते हैं, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। समझ में आ गई बात ये? अब ये सारा फ्लक्स इस तरफ फेंकेंगे ऐसे, देखो, अगर अपन ने ऐसे बना दिया तो फ्लक्स कैसे जाएगा, इधर ऐसे आएगा सारा फ्लक्स। ठीक है। भाई यहां वाला जो फ्लक्स है वो ऐसे आएगा सारा, ऐसे इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। इस वाला फ्लक्स भी इस तरीके से आएगा सारा। तो सारा फ्लक्स वायु अंतराल में क्या हो जाता है, समरूप वितरित हो जाता है। समझ में आ गई बात? सेकेंडरी फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने क्या करते हैं, पोल शू लगाते हैं। एक लाइन निकली, पोल को समरूप वितरण किया जा सके वायु अंतराल में। दूसरा लिखो, नहीं, पोल शू पर वाइंडिंग नहीं होती, पोल योक पर वाइंडिंग होती है। शू पर वाइंडिंग होगी लेकिन बाद में होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। वो पोल शू पर करते हैं, अपने पोल फेसिस पे करते हैं वो यहां पर। ठीक है। लिखो, पोल शू की सहायता से मशीनों में फ्रिंजिंग प्रभाव को पोल शू की सहायता से मशीनों में फ्रिंजिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्रिंजिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्रिंजिंग इफेक्ट समझ में आ गया ना क्या था? फ्रिंजिंग इफेक्ट का मतलब होता है दो पोलों के बीच में जो वायु अंतराल होता है ना, वहां पर फ्लक्स का लीकेज होना, वो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है। उस फ्रिंजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने पोलों को शू की आकृति का बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखो, पोल कंप्लीट हो गए। समझ में आ गई बात? ये मुख्य क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, पोल्स उत्पन्न करते हैं जिन पर क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग स्थापित होगी। ठीक है। अगला लिख लो, फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन, फील्ड वाइंडिंग।
हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र कुंडलन। क्षेत्र कुंडलन लिखो इसमें पहले। ये सामान्यतः सुपर इनेमल तांबे या एल्यूमिनियम सुपर इनेमल तांबे या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। अच्छा, तांबे और एल्यूमिनियम में फर्क क्या है बताओ मेरे को। अगर आप तांबे की वाइंडिंग करते हो तो मशीन का आकार बड़ा होगा, या फिर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करते हो तो मशीन का आकार बड़ा होगा? बताओ। एल्यूमिनियम में मशीन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम में टर्न्स क्या लगाने पड़ेंगे? ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तांबे की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा, और चालकता क्या होती है? कम। जबकि कॉपर जो वायर है वो ज्यादा हीट सहन कर सकती है, ज्यादा धारा सहन कर सकती है, और टर्न्स भी उसकी अपेक्षा क्या लगाने पड़ते हैं? कम लगाने पड़ते हैं। तो रिकमेंड किसको किया जाता है? सबसे पहले कॉपर को। हैवी मशीन्स होती है ना, जो हैवी करंट पे काम करती है, उसमें वाइंडिंग किसकी होती है? कॉपर की। पहली बात तो ये कि कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम होता है और चालकता ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। दूसरी बात ये, अगर एल्यूमिनियम वाइंडिंग यूज की जाएगी तो मशीन का आकार या रोटर का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, हैवी वाइंडिंग हो जाएगी, भारी हो जाएगा रोटर। ठीक है। तीसरी बात ये कि अपने पास में एल्यूमिनियम वाइंडिंग मशीन जो होती है उसके रोटेशन और कॉपर वाइंडिंग जो मशीन होती है उसके रोटेशन में भी क्या होता है? अंतर होता है। एल्यूमिनियम की वाइंडिंग के रोटेशन कम होते हैं और कॉपर वाइंडिंग मशीन जो होती है उसके रोटेशन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और गर्म ज्यादा कौन होती है? एल्यूमिनियम वाली मशीन ज्यादा गर्म होती है, हीट ज्यादा बनाएगी, और कॉपर वाइंडिंग मशीन जो हीट क्या बनाएगी? कम बनाएगी। समझ में आ गई बात? ये विशेषताएं हैं, लिखवाऊंगा नहीं, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। मैं एल्यूमिनियम वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं और कॉपर वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं। अपने जाते हैं ना मार्केट में फैन लेने के लिए, सीलिंग फैन लेने जाते हैं तो अपने बोलते हैं ये कॉपर वाइंडिंग है और ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। एल्यूमिनियम वाला 200 रुपए सस्ता है, बोल भी देता है ये 200 रुपए सस्ता है, लेकिन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फैन जो है एक तो स्पीड कम है और उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा? लॉस करेगा पावर के। पावर लॉस ज्यादा करता है तभी तो हीट बनती है। हीट कब बनती है? जब पावर लॉस ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात? ये बस वो सस्ते के चक्कर में अपने ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो क्या आता है? साल भर चलता है और फिर वाइंडिंग बर्न आउट, जल जाती है वाइंडिंग, फिर अपने को वापस कॉपर वाइंडिंग ही करवानी पड़ती है उसमें। तो इसलिए कॉपर वाइंडिंग जो है वो बेस्ट रिकमेंड की जाती है वाइंडिंग तार के लिए। ठीक है, लिखो इसमें सुपर इनेमल तांबे या एल्यूमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखो फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को ध्रुवों पर, फील्ड वाइंडिंग को ध्रुवों पर स्थापित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग को ध्रुवों पर स्थापित किया जाता है। ध्रुवों पर स्थापित किया जाता है। ध्रुवों पर स्थापित किया जाता है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। फर्स्ट सीरीज वाइंडिंग, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी कुंडल। दूसरी होती है शंट वाइंडिंग, इसको बोलते हैं पार्श्व कुंडल। क्या बोलते हैं? पार्श्व। पार्श्व का मतलब जो आर पार जुड़ती है। ठीक है। और सीरीज मतलब जो श्रेणी क्रम में जुड़ती है। सीरीज वाइंडिंग में लिखो, सीरीज वाइंडिंग में लिखो यह मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है। यह मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है, जिस कारण इसका प्रतिरोध, मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है जिस कारण इसका प्रतिरोध निम्न होता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध निम्न होता है।
निम्न होता है, ब्रैकेट में देना 0 से 1 ओम। रेजिस्टेंस जो होगा उसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से 1 ओम। और आपको पता है जिसका रेजिस्टेंस 0 से 1 ओम होता है वो हमेशा किस क्रम में जुड़ती है, सीरीज में जुड़ती है, समांतर में नहीं जुड़ती। नेक्स्ट लिखोगे, यह वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सदैव यह वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सदैव श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। आर्मेचर के साथ सदैव श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। आर्मेचर के साथ सदैव श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। हमेशा पैरेलल में जुड़ेगी। हेलो हेलो, नमस्ते। किस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल, दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन होना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक, नोट हो गया। इसमें आगे और लिखो, इसका प्रतिरोध 0 से 1 ओम होता है और आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ती है। ठीक है, इसके बाद लिखो डीसी श्रेणी वाइंडिंग, डीसी श्रेणी वाइंडिंग को भी मुख्य पोलों पर ही स्थापित किया जाता है। लिखाया इसलिए है क्योंकि बच्चे से क्वेश्चन ये आ जाता है, फील्ड वाइंडिंग तो पता है कहां पर होती है, पोलों पर, लेकिन ये पूछ लिया जाए श्रेणी वाइंडिंग कहां पर होती है, फिर घूम जाते हैं कहां होती है। वो भी कहां पर होती है, पोलों पर ही होती है, क्योंकि वो भी फील्ड वाइंडिंग ही है। ये शो कर दो, इसको किससे शो करते हैं, D1 और D2 से बना दो। ये सीरीज वाइंडिंग को D1 और D2 से शो किया जाता है, D1 और D2 से शो करते हैं। फिर लिखो शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग शंट वाइंडिंग लिखो। इसमें यह पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है, पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। जिस कारण इसका प्रतिरोध उच्च उच्च का मतलब मध्यम रेंज में, मीडियम रेंज में होता है। जिस कारण इसका प्रतिरोध उच्च, ब्रैकेट में लिख देना 250 से 750। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, डीसी मोटर में वाइंडिंग्स जो है 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है फील्ड वाइंडिंग और सेकेंडरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ना वो लैप और वेव होती है, और फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना वो सीरीज और शंट होती है। ठीक, हेलो, हाँ जी, नमस्कार। अच्छा एक बात, आप ना क्लास के बाद ये बात करना, क्योंकि अभी क्लास चल रही है ना, इसमें तो बता नहीं पाऊंगा आपको। अभी तो क्लास चल रही है ना, तो इसमें तो बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, क्लास के बाद इससे बात करवाएंगे। शंट वाइंडिंग में क्या लिखवा दिया, इसका प्रतिरोध देखो। अब और एक चीज बताता हूं आपको, शंट वाइंडिंग जो होती है थ्योरेटिकली इसका प्रतिरोध अपने बढ़ते हैं 250 से 500, ये बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू निम्मी 250 से 500। लेकिन प्रैक्टिकली जब इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं ना तो वो कितना आता है, 100 से 500 के बीच आ जाता है। समझ में आ गई बात, ये 100 भी आ जाता है रेजिस्टेंस अगर चेक करते हैं तो वाइंडिंग का अपने। वो अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो रेटिंग ली जाती है ये हैवी मशीनों के लिए ली जाती है। किसके लिए ली जाती है, हैवी मशीनों के लिए। और अपने जो दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल यूज करते हैं वो लो या
1 HP, 2 HP, 5 HP तक की मोटरें होती हैं, उनमें वाइंडिंग क्या होती है, टर्नों की संख्या कम होती है, और टर्न्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम ही होगा, आपको पता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। सप्लाई तो मोटर में मिलेगी ना, जनरेटर में तो सप्लाई थोड़ा मिलेगी, इसको जनरेटर तो सप्लाई देता है अपने को। वाइंडिंग जो भी है उसको सप्लाई मिलेगी या अपने सप्लाई देंगे, वो डिपेंड करता है अपनी डिवाइस पर। अगर जनरेटर है तो इनसे सप्लाई मिलेगी अपने को, और मोटर है तो अपने इनको सप्लाई देंगे। समझ में आया कि मोटर को अपने विद्युत ऊर्जा देते हैं और जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बात आपको 250 से 750 ओम ही याद रखना है, क्योंकि निमी के अकॉर्डिंग 250 से 750 या 250 से 500, 250 तो है ही है कम से कम। ठीक है, हैवी मशीनों के लिए अपनी रेटिंग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो आगे, शंट वाइंडिंग को उच्च प्रतिरोध होने के कारण, शंट वाइंडिंग को उच्च प्रतिरोध होने के कारण, उच्च प्रतिरोध होने के कारण समांतर क्रम में स्थापित किया जाता है, समांतर क्रम में स्थापित किया जाता है। आपके सामने सीरीज और शंट दोनों के डायग्राम है। दोनों में से मुझे बताओ कौन सी वाइंडिंग ज्यादा में फ्लक्स उत्पन्न करेगी। दोनों वाइंडिंग में से D1 D2 और E1 E2 में से फ्लक्स कौन ज्यादा बनाएगी, कौन सी बनाएगी, E1 E2। रीजन पता चल गया, क्या रीजन, टर्नों की संख्या। उत्पन्न होने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है Fm बराबर N इंटू में I, नंबर ऑफ टर्न्स और प्रवाहित होने वाली धारा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, इसलिए श्रेणी का जो फ्लक्स होता है वो शंट की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गई बात, ये लिख दो ये लाइन इसमें। शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, शंट वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होने के कारण शंट फ्लक्स का मान, शंट फ्लक्स का मान सीरीज से अधिक होता है, शंट फ्लक्स का मान सीरीज से अधिक होता है, शंट फ्लक्स का मान सीरीज से अधिक होता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग समझ में आ गई। अगर मान लो कोई जनरेटर है, कौन सा है, कंपाउंड जनरेटर, जिसपे दोनों होती है, सीरीज भी और शंट भी, तो क्या करेंगे अपने, चाहे पहले सीरीज कर दो या पहले शंट कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या आना चाहिए, इंसुलेशन। जैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं ना अपने, प्राइमरी वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी प्रकार सीरीज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, और उसके बाद में क्या होता है, शंट वाइंडिंग। इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हो आप लेदराइड पेपर, यूज कर सकते हो कॉटन टेप, इम्प्रीकेटेड पेपर, ये सारी चीजें आप किसके लिए यूज कर सकते हो, वाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हो। आपको ये वाइंडिंग के अंदर पढ़ा दिया जाएगा कि वाइंडिंग में कौन कौन से पेपर अपने यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखो। इसके बाद 4 नंबर भाग, एंड प्लेट। एंड प्लेट हिंदी में बोलते हैं अंतः पट्टियां, अंतः पट्टियां। एंड प्लेट हिंदी में बोला जाता है इनको अंतः पट्टियां। लिखो इसमें, एंड प्लेट अंतः पट्टियां, इसमें लिखो, ये सामान्यतः कास्ट आयरन व कास्ट स्टील, यह सामान्यतः कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती हैं। सामान्यतः कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती हैं। नेक्स्ट लिखो, इनका कार्य होता है आर्मेचर को आधार प्रदान कराना,
आर्मेचर को आधार प्रदान कराना, आर्मेचर को आधार प्रदान कराना। मशीनों में बेरिंग्स किस भाग पर लगे होते हैं? एंड प्लेट्स पर। नेक्स्ट देखो, मशीनों में बेरिंग भी अंतः पट्टियों पर, मशीनों में बेयरिंग भी अंतः पट्टियों पर स्थापित किए जाते हैं, अंतः पट्टियों पर स्थापित किए जाते हैं। किसी मशीन के लिए इनकी संख्या 2 होती है, किसी मशीन के लिए इनकी संख्या 2 होती है। पहली कौन सी होती है? फ्रंट, और दूसरी कौन सी होती है? रियर। ये अपने पास हो गई फ्रंट और ये अपने पास हो गई रियर। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा ये बताओ मुझे, मशीन जो होती है उसमें कम्यूटेटर भाग जो होता है वो कौन से एंड की तरफ होता है? रियर एंड की तरफ या फ्रंट एंड की तरफ? रियर एंड की तरफ होता है, पीछे की बाद में की तरफ होता है कम्यूटेटर हमेशा। मशीन में ध्यान रखना, कम्यूटेटर किस भाग की तरफ होता है? रियर। और जो आपका रोकर आर्म लगा होता है वो भी किस पर लगा होता है? रियर पर। ब्रश भी किस पर होते हैं? रियर के ऊपर। समझ में आ गई बात ये? और कूलिंग फैन जो होता है वो कहां पर होता है? फ्रंट की ओर। कूलिंग फैन यहां पर होता है, ध्यान रखना। क्लियर है चीज सभी को? ठीक है, लिख लो आगे। ये तो आपको पता ही चल गया, बताने की जरूरत तो नहीं है, फ्रंट और रियर। ठीक है, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का तो पता चल गया होगा, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील। उसके बाद लिखो 5 नंबर भाग, आई बोल्ट। वो फ्रंट वाला होता है, वो फ्रंट होता है। जहां पर लोड लगता है ना, लोड साइड, वो फ्रंट साइड होती है हमेशा। मशीन पर लोड लगाते हैं ना अपने, वो फ्रंट साइड होती है। आई बोल्ट, आई बोल्ट। भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु आई बोल्ट का उपयोग किया जाता है, आई बोल्ट का उपयोग किया जाता है। किस भाग पर लगा होता है ये? योक पर। पता होना चाहिए आपको कहां लगा होता है, योक पर। उसके बाद लिखो रोकर आर्म है, क्या कह रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो गन मेटल का नाम सुना हुआ है, जिसके वो एक्सल बनते हैं गाड़ियों के, एक्सल व्हील होते हैं ना गाड़ियों में, उस धातु का बना होता है। बहुत ही कठोर धातु होती है, वरना तो टूट जाएगा ये तो। इतनी बड़ी मशीन को उठाना है ना, व्हील एक्सल बनते हैं ना गाड़ियों के, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनके व्हील एक्सल बनते हैं, जो टायरों के साथ लगे होते हैं, उनका बना होता है ये। रोकर आर्म हिंदी में बोलते हैं संदोलक भुजा, संदोलक भुजा हिंदी में बोलते हैं इसको। रोकर आर्म हेडिंग लगा लो, संदोलक भुजा। आई बोल्ट यहां लगा होता है, इस पर यहां लगा होता है, यहां बिल्कुल इसके अंदर लग जाएगा ऐसे, और ऊपर की तरफ से ऐसे दिखाई देगा आपको। ये होता है आई बोल्ट। और ये भाग होगा योक, और ये हो गया बेस, आधार जिसको बोलते हैं अपने। ठीक है, लिखो आगे। रोकर आर्म में लिखो यह है वर्ताकार पोर्सलिन की बनी एक प्लेट होती है। यह वर्ताकार पोर्सलिन की बनी एक प्लेट होती है जो ब्रश होल्डर को धारण करने का कार्य करती है।
जो ब्रश होल्डर को धारण करने का कार्य करती है। यह लिखा है मैंने, पोर्सलिन की बनी होती है, लिखा दिया क्या? लिखो, यह मशीन में पीछे की एंड प्लेट पर, नहीं तो रियर यह है मशीन में पीछे की एंड प्लेट पर स्क्रू के द्वारा स्थापित की जाती है। पीछे की एंड प्लेट पर स्क्रू के द्वारा स्थापित की जाती है। जो चलित प्रकार की होती है। चलित समझते हो? मूवेबल, घुमा सकते हो आप इसको, क्योंकि एमएनए को सेट करना पड़ता है अपने को चलाने के बाद मशीन को, तो इसलिए आप इसको घुमा सकते हो, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, रोकर आराम जो होता है। ठीक है, हेलो हेलो, वो अलग अलग मशीनों में अलग अलग चीज करते हैं, वो भी लिखवा देता हूं। चलो, मैं बड़ी मशीनों में अपने इसको यूज करते हैं सिर्फ पोर्सलिन का। बेकेलाइट इतना टेम्परेचर नहीं सहन कर सकता। एक और पॉइंट लिख लो, पोर्सलिन की जगह बेकेलाइट भी डाल दो। छोटी मशीनों में बेकेलाइट की होती है, लेकिन बड़ी मशीनों में पोर्सलिन की बनाते हैं इसको। दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम में आपको। रोकर आराम, पोर्सलिन, वहां पे लिख देना बेकेलाइट। पोर्सलिन की भी बनी होती है और बेकेलाइट की भी होती है, वहां पर ही साइड में ऑप्शन डाल देना बेकेलाइट। ऐसी होती है दिखने के अंदर, किसी ने देखी होगी तो। क्या ये होती है फ्रंट एंड प्लेट और ये होती है रियर एंड प्लेट। मशीन जो होती है उसका आर्मेचर उसके अंदर इस टाइप से लगाते हैं अपने। आर्मेचर भाग ये होता है यहां पर ऐसे, ठीक है, ये इसकी मशीन की शाफ्ट होती है इस प्रकार से। ठीक है, पीछे की तरफ लगा होता है कम्यूटेटर ऐसे। ये कम्यूटेटर और राइजर और अपने पास में कार्बन ब्रूस वगैरह वो सारे किस तरफ होते हैं? रियर एंड की तरफ। अच्छा, तो किताब ध्यान से पढ़ना। इस किताब में अभी लिखा हो गया? नहीं, फिर ये इसमें थोड़ा ये कौन सी अरियंत वाली बुक है क्या? हाँ, फिर तो डेफिनेटली सही हो सकता है इसमें। तो और इसमें गलत लिखा हुआ है। तो एक बात बता, फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने वाला। और रियर का मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें फ्रंट और रियर दो एंड प्लेट होती है बस। कम्यूटेटर भाग पीछे की तरफ होता है हमेशा। और एक चीज और ध्यान रखना, या तो ये ऐसे बोल रहा होगा, मैं बताता हूं ये क्या बोल रहा है। या तो ये बोल रहा होगा, क्योंकि अपने मशीन की जो रोटेशन डायरेक्शन देखते हैं ना, तो कहां से देखते हैं? बताओ मुझे, ये बताओ। पीछे की तरफ से देखते हैं ना, तो वो इस टाइप से बोल रहा होगा। ये पंखा चल रहा है, आपको कहते बोले कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, आप नीचे से देख के नहीं बता सकते इसको। आप इसको कहां से देखोगे? ऊपर से, तब आपको पता चलेगा ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज। छोड़, अब लिखो आगे। कोई बात नहीं, मैं कवर का नहीं बात कर रहा, मैं एंड प्लेट की बात कर रहा हूं। कवर अलग होता है, कवर तो ऊपर लगती है, जाली लगती है, वो तो अलग होता है। लिखो आगे, कवर अलग होता है, वो भी दो होते हैं, फ्रंट कवर और एंड कवर दो होते हैं। कवर अलग चीज होती है। पानी वाली मोटर के पीछे वो नहीं लगी होती जाली वाली सी, वो कवर होता है। वो पीछे की तरफ भी लगता है और आगे की तरफ भी लगता है। लिखो आगे, रोकर आराम, समझ में आ गया सभी को? बेकेलाइट पोर्सलिन ब्रश होल्डर को धारण करता है, ठीक है, और मूवेबल होता है। मूवेबल इसलिए होता है क्योंकि एमएनए को सेट करने के लिए इसको घूर्णन दिशा में खिसकाया जाएगा। कब? जब आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस इफेक्ट बढ़ेगा, क्रॉस प्रभाव आएगा आर्मेचर रिएक्शन में, वो बढ़ेगा, तब इसको अपने घुमा सकते हैं, खिसका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखो 7 नंबर पर, ब्रश। ब्रश
ब्रश लिखो। हाँ लिखो, कम्यूटेटर पर एकत्रित होने वाली विद्युत धारा को, या कम्यूटेटर से विद्युत धारा को, कम्यूटेटर से विद्युत धारा को, मैं क्लियर कर दूंगा कोई बात नहीं। कम्यूटेटर से विद्युत धारा को एकत्रित करने हेतु, कम्यूटेटर से विद्युत धारा को एकत्रित करने हेतु, एकत्रित करने हेतु ब्रशों का उपयोग किया जाता है। एकत्रित करने हेतु ब्रशों का उपयोग किया जाता है, ब्रशों का उपयोग किया जाता है। ब्रशों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, ब्रश सामान्यतः ऐसे पदार्थ के बने होने चाहिए, ऐसे पदार्थ के बने होने चाहिए जिनका प्रतिरोध निम्न, गलनांक उच्च, प्रतिरोध निम्न, गलनांक उच्च, कम होना चाहिए, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो देगा कैसे धारा आगे। प्रतिरोध निम्न, गलनांक उच्च। कार्बन का टेम्परेचर कितना होता है बताओ मुझे? कार्यकारी तापमान होता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता। ठीक है, लिखो आगे। ब्रश क्या लिखा है मैंने? गलनांक उच्च होना चाहिए तथा अपघर्षी पदार्थ होना चाहिए। अपघर्षी समझते हो? खुद घिसने वाला। आप कम्यूटेटर को ना घिसे, खुद घिस जाए सारा। अब कम्यूटेटर थोड़ा बदलेंगे अपने, ब्रश को तो बदल सकते हैं, कम्यूटेटर को नहीं बदल सकते। अपघर्षी पदार्थ होना चाहिए। इस हेतु सर्वाधिक उपयोग कार्बन या ग्रेफाइट ब्रश का किया जाता है। 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 इसके अलावा ब्रश और भी यूज कर सकते हो आप। कार्बन तो हो ही गया, ग्रेफाइट हो गया, मेटल ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हो, पीतल के ब्रश भी यूज किए जाते हैं। पीतल और कॉपर के ब्रश यूज करते हैं हाई करंट की जो मशीनें होती हैं उनके लिए। ठीक है, लेकिन अभी अपने फिलहाल किसका यूज करते हैं? कार्बन का और ग्रेफाइट का। कार्बन का ही रूप होता है, ग्रेफाइट भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ब्रश के या ब्रश के अंदर ही लिख लो अगला पॉइंट। कार्बन ब्रशों को सामान्यतः बड़ी मशीनों में वर्गाकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट का, वर्गाकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है। वर्गाकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्रश जो होते हैं ये इस प्रकार के होंगे या फिर इस प्रकार के होंगे। इनको बड़ी मशीनों में वर्त के आकार का नहीं बनाया जाता। उसका कारण समझते हो आप लोग? क्योंकि ये जो है ये स्थायी नहीं रह सकता ब्रश। ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, होल्डर के अंदर फिक्स नहीं रह पाएगा। इसलिए ब्रशों को कैसा बनाते हैं? या तो वर्ग की आकृति का या फिर आयत की आकृति का बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, ब्रशों को उनकी मूल लंबाई का 2/3 2/3 ब्रशों को उनकी मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाने पर बदल देना चाहिए। दो बातें निकलती हैं यहां से। 2/3 भाग घिस जाने पर बदल देना चाहिए। दो बातें क्या निकली? 2/3 घिसना और 1/3 बच जाना, दोनों एक ही बात होती है। या तो 1/3 बच जाए तो उनको बदल दो, या 2/3 भाग घिस जाए। ये अपने पास कार्बन ब्रश है मान लो, ठीक है, ये इसकी पूरी लंबाई थी। जब आपने इसका यूज किया तो लंबाई कितनी रह गई? सिर्फ इतनी रह गई।
ये कितना भाग है 2/3 और ये कितना भाग है 1/3। इतना रह गया तो कार्बन ब्रुश को बदल दो, और इतना घिस गया तो भी कार्बन ब्रुश को बदल दो। और बदलते समय आपको ध्यान रखना है कार्बन ब्रुश का आकार और ग्रेड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसी ग्रेड का ब्रुश दोबारा लाओगे आप, ऐसा नहीं कोई और उठा के ले आए, उसी ग्रेड का उसी आकार का ब्रुश आपको दोबारा लेके आना है। इसलिए इतनी लंबाई छोड़कर अपने ब्रुश को निकाल के ले जाते हैं कि इस ग्रेड का ब्रुश चाहिए हमें और इस आकार का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए, संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए, संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए कार्बन ब्रुशों की चौड़ाई कम रखी जाती है। संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए कार्बन ब्रुशों की चौड़ाई कम रखी जाती है। संपर्क प्रतिरोध समझते हो? कम्यूटेटर और कार्बन ब्रुश। कम्यूटेटर ये है, देखो इस पे खंड बने होते हैं और कार्बन ब्रुश यूं टच करके चलता है। अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो आपके कम्यूटेटर और आर्मेचर के बीच का जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने के कारण। तो इसलिए कार्बन ब्रश का एरिया क्या रखते हैं, कम रखते हैं। कम रखने का मतलब वो सिर्फ 2 से 3 जो स्टड है उन्हीं को शॉर्ट कर सके, बस इतना चौड़ा ब्रुश रख देते हैं अपने। तो ब्रुश की चौड़ाई किसके बराबर होती है, 2 से 3 कम्यूटेटर खंडों के बराबर। कितनी होती है, 2 से 3 कम्यूटेटर खंडों के बराबर। कम्यूटेटर अपने पास इस प्रकार से राउंड शेप में बना होता है, ठीक है, और उस कम्यूटेटर पे ऐसे खंड बने होते हैं, है या नहीं है, ठीक है। तो कार्बन ब्रुश की चौड़ाई कितनी रखनी है आपको, इतनी रखनी है कि वो 2 से 3 ब्रुशों को एक साथ क्या कर सके, शॉर्ट कर सके, बस इतनी ही चौड़ाई रखनी है। ये पे पॉइंट लिख दो, लिखो कार्बन ब्रुशों की चौड़ाई, कार्बन ब्रुशों की चौड़ाई 2 से 3, कार्बन ब्रुशों की चौड़ाई 2 से 3 कम्यूटेटर खंडों के बराबर होती है। 2 से 3 कम्यूटेटर खंडों के बराबर होती है। 2 से 3 कम्यूटेटर खंडों के बराबर होती है। नेक्स्ट लिखो लैप वाइंडिंग मशीन में कार्बन ब्रुशों की संख्या सामान्यतः 2 रखी जाती है। लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रुशों की संख्या सामान्यतः 2 रखी जाती है, जबकि वेव में 2 लिखना, लैप को वेव कर दो, वेव में 2 रखते हैं। वेव वाइंडिंग में कार्बन ब्रुशों की संख्या 2 रखी जाती है, लैप की जगह वेव कर दो। जबकि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या के बराबर होती है। जबकि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या के बराबर होती है। डिटेल से इसको पढ़ेंगे अपने आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। वेव में 2 ही होंगे और लैप में पोलों की संख्या के बराबर। 4 पोल तो ब्रुश भी कितने होंगे, 4। 6 पोल तो ब्रुश भी कितने होंगे, 6। 8 पोल तो ब्रुश भी कितने होंगे, 8। ठीक है, अब देखो अपने पास में इतने भाग अपनों ने पढ़े हैं। कल अपने को एक टेबल बनानी है। टेबल किस चीज की, देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कार्बन ब्रुश जो होते हैं या ब्रश जो होते हैं उनका पहला गुण क्या होना चाहिए, हाई करंट कैपेसिटी। क्या होना चाहिए, हाई करंट कैपेसिटी। धारा वहन क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। हाई स्पीड पर काम करनी चाहिए क्योंकि मोटर बहुत ज्यादा स्पीड पर चलती है। उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और उन पर ब्रुश दबाव जो होता है, स्प्रिंग का जो दबाव होता है वो कितना होना चाहिए, किस मेटल के बने होते हैं, उनकी करंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो अपने कल पढ़ेंगे। कार्बन ब्रुश अभी पूरा नहीं हुआ है, कल उसको और पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।